नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि आप सभी ने इस चुनाव के लोकसभा चुनाव के परिणाम में जिस प्रकार से एक और एनडीए ने 400 पार का नारा दिया था और INDIA गठबंधन ने 295 सीट का दावा किया था। कई सारे नेताओं ने कई तरह की बातों इस चुनाव में देखने को मिली। संविधान की बातें आई, आरक्षण, जातीय गणना, रोजगार, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई और इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार भाजपा की सरकार न बनकर केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। कई सारे लोग ऐसे चुनकर आए जो राज्यसभा में थे, उन्होंने चुनाव जीता। कई सारे ऐसे मंत्रियों को बनाया गया जो चुनाव हार गए। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन कहां पर जाकर कैसे इसका नुकसान हुआ है, किस प्रदेश में, उसके हिसाब से इस बार केंद्र में मंत्री बनाकर जातीय समीकरण को कहीं न कहीं साधने की कोशिश की गई है। ऐसे में ही जो बिहार के कोटे से इस बार बाकी अगर दो बार की बात करें, 2014 और 2019 की अगर आप बात करते हैं, तो उसके अपेक्षा कहीं ज़्यादा मंत्री इस बार बनाए गए। 8 मंत्री इस बार एनडीए के इस बार बिहार कोटे से बने। और सबसे दिलचस्प बात एक चीज़ आपने देखी होगी, चुनाव खत्म हो गए, मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई। सारे मंत्री जो बने उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन विपक्ष अभी भी इस खुमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि चुनाव खत्म हो गए और उनकी वास्तु स्थिति क्या है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इन जो 8 मंत्री बने, उसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर बिहार की राजनीति में होने वाला है, और जो एक राज्यसभा सीट खाली हुई है उसके लिए प्रबल दावेदार कौन है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राज्यसभा सीट खाली हुई है, विवेक ठाकुर जो नवादा से चुनाव जीते हैं, उनकी राज्यसभा सीट खाली हुई, उसके लिए चुनाव होने हैं। अब इसके लिए दावेदार कौन कौन से हैं? अच्छा, इससे पहले ये समझना होगा कि जो 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां एक और तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो अभी इसी में मस्त हैं कि हमने इस बार 4 सीटें जीत ली। वहीं एनडीए की ओर कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर तैयारी चालू हो गई और ये एक तरह से बिहार के लिए
लिटमस टेस्ट की तरह है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी ये एक भ्रम को तोड़ने वाली स्थिति होगी कि क्या इस उपचुनाव के माध्यम से आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या इसके परिणाम होने वाले। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन 8 मंत्रियों की जिन्हें बिहार से चुना गया है। सबसे पहला नाम चिराग पासवान, जिन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। पहले उनके पिता ने इस मंत्रालय को काफ़ी दिनों तक संभाला, उसके बाद चाचा को ये मंत्रालय मिला था और इस बार चूंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% है तो निश्चित था कि कैबिनेट में उनकी जगह तय है और उन्हें वही मंत्रालय दिया गया। एक चीज़ आपने देखा होगा, चाहे तेजस्वी यादव हों, विपक्ष के अन्य सहयोगी हों, वो हर जो एनडीए के सहयोगी हैं, खास करके नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इनको लेकर लगातार ये कहते रहे, इन पे कहीं ना कहीं डोरे डाल रहे कि किसी तरह ये इंडिया गठबंधन में आ जाए। और अगर ये जाते भी तो भी उनका बहुमत का आंकड़ा नहीं पुरता है। दूसरी बात, सरकार गठन होने के बाद ये बातें क्लियर हो गई कि चलनी देश को चलाना मोदी को ही है और वो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। और ये जो दोनों महत्वपूर्ण सहयोगी हैं बिहार से और आंध्र प्रदेश से, चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, इन्होंने अपनी ओर से पूर्णतः एकजुटता की बात की है और अभी तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जिससे कि किसी तरह की समस्या की बात की जाए। लेकिन विपक्ष का काम है, वो तो किसी तरह चाहेंगे और लगातार आप देखेंगे कि ये बयानबाजी चलती रहेगी। अभी कहेंगे कि ये 6 महीने की सरकार है, 6 महीने के बाद बोलेंगे साल भर में ये सरकार गिर जाएगी, साल भर के बाद बोलेंगे 2 साल में सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चलता रहेगा, ये नैरेटिव फैलता रहेगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं जनता के बीच चिपकाने में सफल रहे, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नैरेटिव हर बार चिपकेगा? ये संभव दूर दूर तक नहीं है। खैर, बात आज हम कर रहे हैं बिहार की। तो जहां तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया है, तो उन्हें ये समझना होगा कि जो विभाग बिहार के मंत्रियों को बनाए गए, दिए गए विभाग है, वो वर्क कैसे करता है, उसका पोर्टफोलियो क्या है। जब नीतीश कुमार के साथ 17 महीने सरकार में थे, उनके पास भी 5-5 मंत्रालय थे। उन्होंने उस 17 महीने में उन 5 मंत्रालयों में क्या काम किया, एक बार उसे भी झांक कर देखना चाहिए। उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया और जो अभी बने हैं वो क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन झुंझुने वाली बात को किसी एंगल से पचाया नहीं जा सकता। क्या बिहार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर अगर चिराग पासवान है तो इसकी कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं इस राज्य के लिए। अगर आप डीपली इसको देखेंगे तो आपको
समझ में आएगी। आप यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी बिहार के हैं, आप यहाँ पर जाकर घूमिए। मैं खुद घूमा हूँ, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था मैंने पूरे बिहार के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसका मैंने दौरा किया है। जितने भी फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट वही बिहार में चल रहे हैं, और आज भी जो आने वाले समय में लगने वाले प्लांट्स हैं उसमें 90% फूड प्रोसेसिंग प्लांट ही आने वाले। ऐसे में अगर चिराग पासवान के पास ये मंत्रालय है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, अगर एक कोऑर्डिनेशन के तहत, सामंजस्य के तहत कोऑर्डिनेट होकर इस काम को किया जाएगा, इसमें असीम संभावनाएं हैं। दूसरा, जीतन राम मांझी को एमएसएमई दिया गया। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, स्टार्टअप की, मेक इन इंडिया की, जिसकी वो बात करते हैं। क्या बिहार में लघु और कुटीर उद्योग की संभावनाएं नहीं है? अगर छोटे छोटे पैमाने पर एमएसएमई की बात की जाए, अगर इसको सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो बिहार में इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। और ये दोनों दलित समाज से आते हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी जो चुनाव में रिजल्ट गड़बड़ाया, जहाँ जिसकी भूमिका थी उसके हिसाब से जो भी मतभेद हुए, कहीं पे तीसरे कैंडिडेट के आ जाने की वजह से चुनाव गड़बड़ाए। कई ऐसी सीटें थी जो एकदम से विश्वास नहीं था कि वो सीट हार जाएगी, वो भी सीटें इस बार एनडीए हारी है। इसी की वजह से बिहार से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया। ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय दिया गया, भूमियार समाज से आते हैं। बिहार के गिरिराज सिंह भी इसी समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर को बनाया गया, नाई समाज से आते हैं। नित्यानंद राय को भी रिवार्ड दिया गया, क्योंकि अमित शाह ने पहले कहा था कि इस बार कुछ बड़ा पोर्टफोलियो देंगे, लेकिन उन्हें उन्हीं का विभाग दिया गया, गृह राज्य मंत्री, जो पहले से वो थे। हो सकता है आने वाले समय में, चूंकि बिहार में चुनाव है, उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा पोर्टफोलियो बिहार के संदर्भ में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहीं ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया, मिथिलेश तिवारी वहाँ से चुनाव लड़े, हालांकि वो चुनाव हार गए। वहाँ पे आप सभी को पता है कि आनंद मिश्रा ने निर्दलीय पर्चा भरा। दूसरी बात, सुधाकर सिंह वहाँ से थे। और इन सभी का कंक्लूजन कहीं ना कहीं काराकाट सीट की वजह से भी हुआ है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा से आए हुए थे, इनको भी एमओएस में कोल एंड माइंस डिपार्टमेंट दिया गया। लोग ये भी पूछ रहे थे कि बिहार में कोल एंड माइंस का तो कुछ है ही नहीं। तो सवाल है कि केंद्र के शासन में जहां पूरे देश को देखना होता है, वहां पर आप सिर्फ अपने एक राज्य को लेकर नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप जातीय समीकरण की भी बात करें तो कहीं ना कहीं दलित, भूमियार, यादव, ब्राह्मण और जो सबसे लास्ट में आते हैं
राजभूषण चौधरी वो निषाद समाज से हैं। कहीं न कहीं पहली बार आप ये चुनाव लड़े, जीते, और जो मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के साथ सभा कर रहे थे, इन्हें केंद्र में जगह देकर कहीं न कहीं इस समाज को भी साधने की कोशिश की गई, और इसका प्रतिफल बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। और जहां एक और यहाँ पर हरीश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, और केंद्र में राजभूषण निषाद जिन्हें मंत्री बनाया गया है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं मुकेश सैनी के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है, एक बहुत बड़ा चुनौती है। और जिस प्रकार से इस चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सैनी की लड़ाई जो हुई मिलकर, इसमें कहीं ना कहीं सीधा नुकसान मुकेश सैनी को ही हुआ। जहां एक और मुकेश सैनी गंगा जल लेकर अपने समाज को शपथ दिला रहे थे, उनका वोट बैंक एक हद तक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मजबूती जरूर इस चुनाव में किया है प्रदान। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह मुकेश सैनी के ऊपर भी लग गया, क्या उनकी पार्टी बचेगी? क्योंकि अभी ना उनके पास लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई भी सांसद, मंत्री, विधायक कुछ भी नहीं। तो ये भी उनके पास एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है उनकी पार्टी को बचाना। और जिस प्रकार से भाजपा रिवार्ड की है, तो ये पूरा जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। अगर आप कुछ सीटों को अब बात करते हैं, जो राज्यसभा सीट विवेक ठाकुर के नवादा से चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है, उस पर किसे राज्यसभा भेजा जाए, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें जो कुछ नाम चल रहे हैं, उसमें एक नाम जो तेजी से उभरा है वो है रामकृपाल यादव का। कहा यह जा रहा है कि रामकृपाल यादव को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है, जो विवेक ठाकुर के बचे हुए कार्यकाल तक बने रह सकते हैं। इसके कारण है बिहार के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है। और लड़ाई कितनी भी हो जाए, आप देखिएगा कि आने वाले समय में एक और जहां तेजस्वी यादव सीधे दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन में उनके सामने तटस्थ रूप से चिराग पासवान खड़े दिखेंगे। एक बात की चर्चा हुई चिराग के एक कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने कहा था कि अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसको लेकर भी कई सारी खबरें मीडिया में चलने लगी। लेकिन जब अगर आप उसके मायने को समझेंगे, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बिहार में तो वो एनडीए के हिस्सा हैं, केंद्र में एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो उनके एलआई पार्टनर हैं उनके साथ भी वहाँ पे भी गठबंधन हो। और अगर किसी स्थिति में गठबंधन ना हो सके, तो ऐसे में 2-4 सीटों पर, 1-2 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने पार्टी का एक्सपेंशन करना जरूरी है, अपनी पार्टी को बढ़ाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बात को कहा था। अब बात करते हैं राज्यसभा वाली जो सीट पे बात हो रही थी, तो एक नाम आया था रामकृपाल यादव का। तो रामकृपाल यादव समाज से हैं, और चूंकि
बिहार के चुनाव में अगर आप यादव वोट बैंक को अगर डैमेज नहीं करते हैं, आपके पाले में नहीं लाते हैं, तो डायरेक्ट चुनाव आप जीत कर सरकार बनाने की स्थिति में ना भाजपा खुद आ सकती है और ना अपने सहयोगियों को बना सकती है। ऐसे में ये चूँकि बड़ा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए रिवार्ड के तौर पे कहीं ना कहीं इनका भी नाम सामने आ रहा है कि एक तो नित्यानंद राय हैं और कहीं ना कहीं अगर रामकृपाल यादव को भेजा जाता है तो एक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। वहीं दूसरी जो नाम की चर्चा हो रही है वो आर.के. सिंह। इस बार आर.के. सिंह आरा से चुनाव हार गए। जो सीट एकदम से कंफर्म थी, किसी भी एंगल से भाजपा को ये सीट हारना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट हार गई। इसका सबसे बड़ा कारण काराकाट रहा। और जो आर.के. सिंह काराकाट जाकर जब चुनाव प्रचार किए थे, पवन सिंह के लिए बोले थे, तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लोग नाराज हो गए थे और इसका खामियाजा इन्हें आरा सीट पर भुगतना पड़ा। और इसके दुष्परिणाम सिर्फ वहाँ पे नहीं पड़ा, औरंगाबाद आप देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, कुछ हद तक पाटलिपुत्रा सीट देख लीजिए, और कहीं ना कहीं काराकाट सीट पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जहां एक और इस बार तेजस्वी यादव ने अपने समीकरण में कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये देखने को भी मिला कि पार्टी से बढ़कर कैंडिडेट को देखकर इस बार लोगों ने वोट किया है और कुछ न कुछ वोट प्रतिशत जो है, जहां पर INDI का 30% वोट बैंक था, वो इस चुनाव में 37 से 38% तक चला गया था और एनडीए जहां 53% पे थी वो घटकर 46-47% पर आ गई थी। तो इसमें ये भी देखना जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, काराकाट सीट क्यों हारी, इसका रीज़न बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो एक नाम जो और चल रहा है वो है उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि अगर वो सीट उपेंद्र कुशवाहा जीतते तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सीट उनकी झोली में जाता और एक मजबूत सहयोगी बनकर वो रहते। तो चूंकि कुशवाहा का असर इन जो सीटों के बारे में मैंने बताया, इन सीटों पर भी कहीं ना कहीं रहा है, जिसके वजह से एनडीए डैमेज हुई है। और अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि विधानसभा में समीकरण अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह से बनेंगे, दिखेंगे, वो जैसे जैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर इन तीनों की बात की जाए तो राजपूत समाज की जो नाराज़गी की चर्चा है उसके लिए आगे भी अभी चर्चा ये भी है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी सम्राट चौधरी हैं, उनको बदला जा सकता है क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, उनके जगह पे इस समाज का प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और भी कई सारे चीज़ हैं जिनमें इन्हें इन्वॉल्व करके आगे किया जा सकता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी इसमें प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही। चूँकि कम समय बचा हुआ है तो उस समय बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं बाद में फिर उनको रिवार्ड के तौर पे बिहार में भी जगह मिल सकती है, उनकी पार्टी को एक्सपेंड करने में उन्हें मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं केंद्र में जो 5-7 मंत्रियों का एक्सपेंशन बचा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं
एडजस्ट करके इस समाज को भी प्रतिनिधित्व देने का काम निश्चित तौर पे भाजपा करेगी और इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। एक नाम और जो चर्चा में चला वो ये, इस सुशील मोदी जिनका निधन हो गया, उनके बेटे को राज्यसभा भेज सकती है। एक मैसेज आएगा कि भाजपा में जो लोग लंबे समय से कार्य किया है, भाजपा कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करती है और ये एक हकीकत है। ऐसा नहीं है कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन अभी हो ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होना है और चूंकि युवा हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक परिवारवाद वाली जो छवि है उससे हटकर भी भाजपा अभी निर्णय लेने की स्थिति में है। और ऐसे में जो 3 नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे प्रबल दावेदार उपेंद्र कुशवाहा दिखाई दे रहे हैं और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको दिखाई देगी, वो उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन मुझे लगा इस समीकरण को देखना समझना ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करनी ज़रूरी थी और इस चर्चा को मैंने आप सभी से किया। आप सभी को अगर एनालिसिस अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।